तो बच्चों हमारा काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक चल रहा था और काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब इस 10 तक में जो हमने किया था उसमें मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 हम क्लास में करेंगे। फॉर्मूला चार्ट खोल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम क्लास में करेंगे, 4, 5 हम कर चुके हैं, 6 भी हम कर चुके हैं, शायद 7th और 8th 9th ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। फिलहाल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये एक बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप इस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है वो देखिए। देखिए, अगर v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वेक्टर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। वेक्टर v वेक्टर इज कांस्टेंट, तो यानी यूनिफॉर्म मोशन है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन जो है ना, इसमें क्या क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, दोनों चीज कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मतलब v वेक्टर फिक्स है, तभी वो यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होगी जिसमें v वेक्टर वेरिएबल है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। अब v वेक्टर नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि 3 केस होते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए। यूनिफॉर्म मोशन का तो केवल सिंगल मामला है कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहला केस ये हो सकता है कि v कांस्टेंट हो और v वेक्टर ना हो कांस्टेंट, ऐसा हो सकता है। आप ध्यान दो, v कांस्टेंट हो, v वेक्टर कांस्टेंट ना हो। और दूसरा वाला हो सकता है कि आपका v भी कांस्टेंट ना हो, तो अपने आप ही वो v वेक्टर नॉट कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, है ना। v वेक्टर तो अपने आप ही नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। कुल मिलाकर के यहां पर एक चीज ये बनती है कि v और v वेक्टर, v और v वेक्टर बोथ चेंजेज। यहां पर v को मैंने कहा है स्पीड और v वेक्टर को कहा है वेलोसिटी, है ना। वैसे देखिए, स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो ही गई, राइट। लेकिन कभी कभी स्पीड कांस्टेंट रहते हुए भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है अगर डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये वाली बात आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। इफ स्पीड चेंजेज, if speed changes, then velocity of course changes, then velocity certainly changes. But v vector can change, but v vector can change even if speed constant। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। एंड डायरेक्शन चेंजेस, भाई अगर स्पीड बदल गई है ना तो v वेक्टर बदल ही गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही बदल गया उसका। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है स्पीड कांस्टेंट रहते हुए भी वेलोसिटी बदल जाती है जब डायरेक्शन बदल जाता है। एक्चुअल में ये कुल मिलाकर के कहने का अर्थ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी वेक्टर इज एक्चुअली स्पीड प्लस डायरेक्शन, दोनों मिलाकर के वेलोसिटी वेक्टर बनता है। ये समझने की बात है, असली बात ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना, कि वेलोसिटी वेक्टर एक्चुअल में स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलकर बनता है। अगर केवल स्पीड चेंज होती है तो भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है तो भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है, दोनों चेंज होती है तो भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है v वेक्टर कांस्टेंट।
बस ये असली बात आपको कहना चाह रहा हूं मैं। यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब है v वेक्टर कांस्टेंट, है ना। v वेक्टर कांस्टेंट का मतलब है स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, जीरो, राइट, एक्सीलरेशन जीरो। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि वन डायमेंशनल का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, तो थोड़ा सा आप इस बात को समझिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहली लाइन तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इसका मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इसका मतलब होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, नंबर 2, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट may और may not be, may और may not be स्ट्रेट लाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। यस, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है ए वेक्टर जीरो। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए वेक्टर इज कांस्टेंट मे और मे नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है, स्ट्रेट लाइन ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहली बात तो एक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि दीज इक्वेशंस आर नॉट न्यूटन्स इक्वेशंस। ये क्या कई बार कई बुक राइटर्स भी और टीचर्स भी जो है ना ये एक बात कर देते हैं, इन इक्वेशंस का न्यूटन से कोई लेना देना नहीं है। यानी इन इक्वेशंस को न्यूटन ने डेवलप नहीं किया था, है ना, जैसा कई जगह लिखा हुआ है, कई बुक्स में लिखा हुआ है, कई टीचर्स भी पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है, नो कनेक्शन विथ न्यूटन, न्यूटन का इनसे कोई लेना देना, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस है ना। देखिए तो 3 इक्वेशंस में सबसे पहली इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। मैं इसको डेवलप कर रहा हूं बेटा। देखो आपको हमने पढ़ाया था एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो मैं इसको लिख रहा हूं डी वी इक्वल टू ए डी टी। आप चेक करें, डी टी को इधर ले आए, इसको इधर ले आए। इसके बाद इसको मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। आप ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे u से v और 0 से t, है ना। तो अब इसको हम लिखेंगे
इट इज इक्वल टू वी। अब इंटीग्रेशन की लिमिट है u से v, और इसको हम लिखेंगे a कॉमन और t 0 से t तक। तो दिस गिव्स अस v अपर लिमिट u लोअर लिमिट, इट इज इक्वल टू at। तो दिस गिव्स अस v इक्वल टू u प्लस at। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या क्या टर्म क्या क्या है, क्या क्या टर्म क्या क्या है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। v इज फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू t, और a इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एंड इट इज कांस्टेंट। ये मस्ट है, ये मस्ट है ना। दिस इक्वेशन इज यूजफुल ओनली एंड ओनली इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, अदरवाइज इक्वेशंस यूज में नहीं ले पाएंगे। यानी कि 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इनकी कंडीशन ये है कि ए वेक्टर शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये तीनों इक्वेशंस आप काम में कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, ये इक्वेशन नंबर 1 की बात हो गई। इक्वेशन नंबर 1 को डेराइव करने के लिए हमने क्या किया, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, फिर हमने dv को लिखा a dt, फिर हमने इंटीग्रेट किया u से लेके v तक, और इस तरीके से हमने इसका रिजल्ट निकाल दिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखो बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 हमने जो किया ना, उसको मैं एक बार यहाँ तेज स्पीड से वापस लिख देता हूं। हमने किया था a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, देखना हर स्टेप को ध्यान से देखना। फिर हमने लिखा था डी वी इक्वल टू ए डी टी, फिर हमने लिखा था इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी, फिर हमने इसकी लिमिट लगाई थी u से लेकर के v तक। u इनिशियल वेलोसिटी थी, v फाइनल वेलोसिटी थी, इसको हमने 0 से लेकर t तक किया था। फिर हमने लिखा था इसको v माइनस यू इक्वल टू ए टी, फिर हमने लिख दिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो इस v को मैं लिखूंगा ds अपॉन डी टी, v को क्या लिखूंगा ds अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हमने v को ds अपॉन डी टी लिख दिया बेटा। जब ds अपॉन डी टी लिख दिया तो मैंने ds को लिखा है, ds को लिखा है u प्लस ए टी इंटू डी टी, डी टी। फिर इसको हमने लिखा है इंटीग्रेशन ds 0 से लेके s तक, फिर हमने इसको लिखा है u प्लस ए टी डी टी, इसको लिखा है 0 से लेके t तक। 0 इज द इनिशियल पोजीशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट, u वो टाइम 0 है और वो t है। अब आप देखो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा s बराबर, इसको करो इंटीग्रेशन तो ये आएगा u इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका s आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है बेटा, राइट। अब देखिए थर्ड इक्वेशन हम डिराइव कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी, सभी इस बात पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने आपको पढ़ाया था a बराबर डी वी अपॉन डी टी, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था डी वी अपॉन डी टी एंड डी एस अपॉन डी एस। हमने आपको ये भी पढ़ाया था डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, और इसके बाद मैंने ये भी पढ़ाया था डी वी अपॉन डी एस इंटू वी। कुल मिलाकर के मैंने आपको ये पढ़ाया था a बराबर v,
dv अपॉन ds। चेक करिए आप, ठीक है जी। चलिए अब जब हमने ये पढ़ा दिया तो इसके बाद वाला स्टेप मैं लिख रहा हूं a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी, है ना। इसको मैं लिखूंगा 0 से लेकर s तक इंटीग्रेशन, और इसको लिखूंगा मैं u से लेकर के v तक। आप जरा चेक करिए तो देखो क्या होगा आपके पास। यह a को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ds है आपका 0 से लेकर s तक। इधर आप ये करिए v dv, आपको यह है u से लेकर के v तक। तो जरा कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करो जी। हाँ, यहां से आप चाहो तो एक स्टेप बीच में और लिख सकते हो, वैसे तो कोई खास बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर आप समझाना चाहते हो किसी को ज्यादा ही अच्छी तरह से, तो ए डी एस बराबर वी डी वी, ये आप एक स्टेप यहां लिख सकते हो बीच में, फिर उसके बाद आप यहां ले आ सकते हो, राइट। चलिए अब देखो हम आप आगे क्या करने वाले हैं, एक मिनट जरा। हाँ जी, ये यहां तक आ गया। अब देखो इसके बाद में a ds का इंटीग्रेशन आएगा s इक्वल टू, अब यहां देखो आपके पास में इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, लेकिन अब इसकी लिमिट है दो, u एंड v। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अब देखिए मैं इस 1/2 को बाहर निकाल देता हूं। पहले अपर लिमिट लिखूंगा v स्क्वायर, बाद में माइनस का साइन लगाऊंगा और लोअर लिमिट रखूंगा। ये आ गया बेटा। अब इस 2 को मैं इधर ला सकता हूं, तो देखना ये आ जाएगा ट्वाइस ए एस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो दिस विल कम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। कुल मिलाकर के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास आ गई हैं, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ, ध्यान दो, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। यानी इन इक्वेशंस को बता के मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, सब बच्चे जानते हैं, बस मैंने डेराइव कर दिया है कि कैसे कैसे आई है ना। तो आप इन तीनों इक्वेशंस को अच्छी तरह से याद रख लें, लेकिन इन तीनों इक्वेशंस की एक कंडीशन जरूर याद रखना कि ये तीनों इक्वेशन तभी एप्लीकेबल हैं जब ए कांस्टेंट हो। अगर ए कांस्टेंट ना हो तो कभी लगा मत देना इन इक्वेशंस को। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी इन इक्वेशंस को तभी यूज में लेना है बेटा जब आपका ए क्या हो, कांस्टेंट हो, तब तक इसको काम में नहीं लेना है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ए वेरिएबल आ जाए तो इन इक्वेशंस का यूज मत करना। फिर किसका यूज करेंगे साहब? फिर हम वो करेंगे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, वो सब करेंगे हम, लेकिन हम इन इक्वेशंस का यूज नहीं करेंगे अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो। अच्छा, सवाल ये उठता है कि साहब आपने जो ये पढ़ाया था v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, और a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और s इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी टी, और v इक्वल टू इंटीग्रेशन a डी टी, ये सब भी तो पढ़ाया था। हाँ, उनका उपयोग आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी जब मन में आए तब। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो भी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब भी। यानी कि वो जो फंडामेंटल फॉर्मूले जो हमने आपको पढ़ाए थे वो कभी भी जिंदगी में काम में ले लो, वो कभी नहीं बदलेंगे। जो फर्स्ट पेज पर जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो हर हालत में आप उपयोग में ले सकते हो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन आप जो है ना ज्यादा, अगर मान लो ये वाले जो है ना आप हर जगह काम में लेने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें तो आपको चेक करना पड़ेगा अच्छी तरह से कि एक्सीलरेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। ये